friends, and welcome back to Humanities. This is your psychology educator Asmi, and today we are doing the last chapter of class 12 psychology, that is social influence and group processes. बहुत ही easy, बहुत छोटा सा chapter है, so let's get into it. सबसे पहले we'll study about the nature and formation of groups. ग्रुप्स होते क्या हैं? सो ग्रुप्स के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं. अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल. एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं एंड ये इंडिविजुअल्स हमेशा इंटरैक्टिंग होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे. ग्रुप ऑल्सो हैव सर्टेन नॉर्म्स विच आर द अनरिटन रूल्स एंड ये ही नॉर्म्स रेगुलेट करते हैं बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. हर एक मेंबर को ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं एंड उनके अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर रेगुलेट करना पड़ता है. So guys, you all know that I'm teaching psychology on this channel, but I also have my own YouTube channel, Humanities Forum, where I am coming up with very exciting and informative videos. I'll share with you guys my own journey, my tips and tricks, and my own handwritten notes which helped me score 100 on 100 in class 12th. So go right now and subscribe to Humanities Forum. नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप क्या है? अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स. ये हमें पता है. हु परसीव देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू द ग्रुप. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग वन ग्रुप फ्रॉम अनदर, गिविंग द ग्रुप इट्स यूनिक आइडेंटिटी. सो हमारे ग्रुप होते हैं सोशल यूनिट एंड ये कैरेक्टरिस्टिक हेल्प करता है हमें एक ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने में दूसरे ग्रुप से, एंड ये हर एक ग्रुप को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी देता है. नाउ जैसे हमने पहले बात करी कि कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन मोटिव्स होंगे, दे वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. ठीक है, उनके पास एक गोल होता है एंड दे हैव टू अचीव दैट गोल. अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट. जैसे जो भी हमने ये सारे पॉइंट्स की बात करी, हम उसको इलेबोरेट कर रहे हैं. ठीक है, दे इंटरैक्ट, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, दे आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज इंटरैक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स, जैसे हमने पहले डिस्कस करा. ठीक है, दिस मीन्स दैट ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म द सेम फंक्शन एवरी टाइम द ग्रुप मीट्स एंड द ग्रुप मेंबर्स एडहायर टू द ग्रुप नॉर्म्स. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी क्राउड. अब अभी हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा, अब क्राउड क्या होता है? क्राउड भी होता है कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और अ सिचुएशन बाय चांस होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट, इंटेंशनली नहीं. देयर इज़ नीदर एनी स्ट्रक्चर नॉर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन अ क्राउड. Behavior of people in crowd is irrational and there is no interdependence among the members. अगर हम groups and crowd को compare करें तो हम देख सकते हैं कि group में set role of relationships होते हैं, motive होते हैं, they are interactive, they are independent and there are also certain norms. बट क्राउड में ऐसा कुछ नहीं होता. क्राउड में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, कोई उनमें रिलेशनशिप नहीं है. सो दिस इज़ क्राउड. नाउ टीम्स. अब टीम्स क्या होती हैं? टीम्स होता है स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड मेंबर्स ऑफ टीम ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड दे आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस. सो ग्रुप में भी एक कॉमन मोटिव होता है, टीम में भी एक कॉमन गोल या पर्पस होता है एंड मेंबर्स आर म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज़. तो अब हम ग्रुप एंड टीम के बीच में डिफरेंस देखते हैं. ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें ग्रुप प्रोजेक्ट भी करना होता है तो उसमें हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है, हर एक मेंबर की कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होती है. सो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हर एक मेंबर की कंट्रीब्यूशन पर. बट टीम में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क दोनों मैटर करता है. द लीडर और हुएवर इज़ हेडिंग द ग्रुप होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क. ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट में जो भी लीडर होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम पूरा करवाने की. टीम में देयर इज़ अ लीडर बट मेंबर्स होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल. लीडर तो होता है
बट जो मेंबर्स होते हैं दे होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, सबके पास खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ लेट्स कम टू ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी पर्पस के लिए आते हैं वो। अनलाइक क्राउड, क्राउड में क्या होता है? बाय चांस, ठीक है, बट ऑडियंस में एक स्पेशल पर्पस होता है जिस पर्पस के लिए दे हैव असेंबल्ड, फॉर एग्जाम्पल टू वॉच अ क्रिकेट मैच और अ मूवी, एंड दे आर जनरली पैसिव बट समटाइम्स दे गो इनटू फ्रेंजी एंड दे बिकम मॉब्स। अब मॉब्स क्या होते हैं? अब मॉब्स की बात करें सो देयर इज़ अ डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, there is polarization in attention, actions of persons are in common direction. Mob behavior is categorized by homogeneity of thought as well and behavior as well as impulsivity. Now let's see why do people join groups. अब ग्रुप ज्वाइन करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं हर किसी के, सो लेट्स लुक एट दोज रीजंस। फर्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? हमें एक ग्रुप में रहते हैं तो हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। Group reduce the feeling of insecurity that is felt when an individual is alone. Being with people gives a sense of comfort and protection. हम protected feel करते हैं, हमको comfortable लगता है, and as a result people feel stronger and they are less vulnerable to threats. So this is the first reason, security. The second reason is status. जब हम कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं वी फील वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ एंड वी एक्सपीरियंस दिस सेंस ऑफ पावर एंड प्राइड, ठीक है, हमको लगता है हम भी फेमस हो गए हैं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी पॉपुलर ग्रुप. So when an individual is a member of a group that is perceived to be important by others, he or she feels recognized and as I said, he or she experiences a sense of power and pride. थर्ड इज़ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या होती है? हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है. अपने बारे में वी मेक अ जजमेंट, द वैल्यू जजमेंट वी मेक अबाउट आवर सेल्फ इज़ द सेल्फ एस्टीम. सो groups provide feeling of self-worth and establish a positive social identity. Being a member of prestigious group enhances one's self-concept. जब हम एक अच्छे ग्रुप का पार्ट होंगे हमें वो प्रोवाइड करेगा फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस ग्रुप, ठीक है, एंड हमारी इस्टेब्लिश हो जाएगी एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्हांस हो जाएगा, हम अपने आप को लेकर वी विल बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, हमारी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स. सो हम ग्रुप्स में कभी कभार पार्ट ले लेते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल आर नीड्स, ठीक है. ग्रुप satisfy one social and psychological needs such as sense of belongingness, giving and receiving attention, love and power through a group, ठीक है. So these are the needs that a group can fulfill. Then फिफ्थ रीज़न इज़ गोल अचीवमेंट, ठीक है. अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है. ग्रुप्स हेल्प इन अचीविंग सच गोल्स विच कैन नॉट बी अटेन इंडिविजुअली एंड वी ऑल नो दैट देयर इज़ पावर इन द मेजॉरिटी. सो इस वजह से भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप. लास्ट इज़ प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. ग्रुप्स मेंबरशिप प्रोवाइड्स knowledge and information and thus broadens our view. As individuals, we may have not all the required information and groups supplement this information and knowledge. So जब हम ग्रुप में जाते हैं हमें एक्सपोजर मिलता है, we get knowledge and information. नेक्स्ट इज़ ग्रुप फॉर्मेशन. ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं? ग्रुप फॉर्म्स होते हैं थ्रू सम कॉन्टैक्ट एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन. लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए एंड ये इंटरेक्शन इज़ फैसिलिटेटेड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस. ये इंटरेक्शन शुरू हो पाती है 3 कंडीशंस की मदद से जो है प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. सो अब तीनों इन कंडीशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं. प्रॉक्सिमिटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी, किसी के पास होना. So the repeated interactions with the same set of individual give us a chance to know them and their interests and attitudes.
जब हम किसी के पास रहते हैं तो हम ऑब्वियसली उससे फ्रेंड्स हम बन जाते हैं, बिकॉज हम उनको बार बार देखते हैं, हम उनसे बार बार मिलते रहते हैं. सो एज वी इंटरेक्ट विद देम वी गेट टू नो देयर इंटरेस्ट, देयर एटीट्यूड्स. Common interest, attitudes, and background are important determinants of one's liking for his or her group members. Second है similarity. नाउ सिमिलैरिटी मतलब अगर दो लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, वो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा उनकी बिलीव्स हैं, उनके थॉट्स हैं, सो दे आर टेंड टू बी अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप. When two people they have similar interest, they start liking each other. When we meet similar people, they reinforce and they validate our opinions, and we feel we are right and we thus start liking them. जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, so we will both validate our opinions. Third is common motives and goals. So when people have common motives or goals, they get together and they form a group which may facilitate their goal attainment. So these are the three conditions which facilitate interaction and it leads to formation of group. नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. जब एक नया ग्रुप फॉर्म होता है उसकी फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, एंड ये सारे स्टेप्स हमारे बनाए हैं टकमैन ने. देन लेट्स लुक. नेक्स्ट इज ग्रुप फॉर्मेशन. जब भी एक नया ग्रुप फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. सो इन सारे स्टेजेस को अब हम समझेंगे. These stages were suggested by Tuckman. So first stage is forming. Forming में सारे group members they come together, they meet, and there is a great deal of uncertainty about the group, the goal and how it is to be achieved. So everyone are confused. किसी को पता नहीं कैसे हम goal को achieve करेंगे. So there is a great deal of uncertainty. People try to know each other and they assess whether they will fit in or not. ठीक है. There is excitement as well as apprehensions. So this is stage 1 जहाँ पे group members meet. ठीक है. They get to know each other. They assess whether they will fit in or not. And excitement भी है, nervousness भी है कि क्या goal हम achieve कर पाएंगे. Second stage है storming. इस stage में आता है intra group conflict. So second stage में conflict होने लग जाते हैं among the group members about how the target of the group is to be achieved. कैसे हम target को achieve करेंगे. Who is to control the group and its resources. Control कौन करेगा and who is to perform the task. And when this stage is complete, एक hierarchy बन जाती है of leadership in the group and a clear vision as to how to achieve the group goal. ठीक है. सो स्टॉर्मिंग में क्या होता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एंड जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो क्या डेवलप हो जाता है, हायरार्की ऑफ लीडरशिप एंड अ क्लियर विजन. नाउ द थर्ड स्टेज इज़ नॉर्मिंग. सो इसमें ग्रुप मेंबर्स डेवलप कर लेते हैं कुछ नॉर्म्स विच आर द अनरिटन रूल्स related to the group behavior. They have to follow that behavior and this leads to development of a positive group identity. फोर्थ इज़ परफॉर्मिंग, जिसमें सारे ग्रुप मेंबर मिलके टास्क परफॉर्म करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप हैज़ इवॉल्व्ड एंड इज़ एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप मेंबर्स बाय नाउ. द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल एंड फॉर सम मेंबर दिस मे बी द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. ठीक है. सो ये याद रखना कि परफॉर्मिंग में कुछ मेंबर्स के लिए ये लास्ट स्टेज भी होता है एंड इसमें दे मूव टुवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल. नाउ द लास्ट स्टेज इज़ एडजर्निंग एंड इस स्टेज में जब हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है हम ग्रुप को अनाउंस कर देते हैं एज डिसबैंडेड. ठीक है. वो ग्रुप डिज़ॉल्व्ड हो जाता है. However, it must be stated that all the groups do not always proceed from one stage to next in a systematic manner. तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि शायद कोई ग्रुप एक स्टेज को स्किप कर दे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एक सिस्टमैटिक मैनर में ही जाए. ऐसा भी हो सकता है कि सेवरल स्टेजेस गो ऑन साइमल्टेनियसली while in other instances group may go back and forth या फिर कुछ स्टेजेस स्किप कर दिए जाएं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. नाउ कम्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर. अब जो एक ग्रुप स्ट्रक्चर होता है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं.
Let's see what these elements are. The first element of group structure is roles, which are the socially defined expectations that individual in a given situation are expected to fulfill. एक ग्रुप में बहुत सारे रोल्स अलॉटेड होते हैं लोगों को एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल दोज रोल्स. ठीक है, दे आर द टिपिकल बिहेवियर दैट डिपिक्ट्स अ पर्सन इन अ गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट. An individual may have the role of a son or a daughter, and with this role there are certain role expectations, that is including the behavior expected of someone in a particular role. As a son or a daughter, one is expected to respect elders and listen to them. So basically roles होते हैं. मेरा रोल है डॉटर का, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई हैव टू लिसन टू देम. सेकेंड है नॉर्म्स. जैसे मैं बताते आ रही हूँ, दे आर द अनरिटन रूल्स. ठीक है, or we can say unspoken rules. They are expected standards of behavior and beliefs established, agreed upon and enforced by the group members. कुछ ऐसे roles and beliefs जो established करे गए हैं and enforced करे गए हैं by the group members, and they represent shared ways of viewing the world. ठीक है, so कुछ ऐसे rules हैं, कुछ ऐसे beliefs हैं जो सबको मानने पड़ेंगे, behavior है जो सबको वैसा ही behave करना पड़ेगा. Third thing is status. Now it refers to the relative social position given to group members by others. So जो relative position या फिर status है वो दो चीज़ों से आता है. वो ascribed होता है या फिर वो achieved होता है. Ascribed मतलब according to one's seniority. जो जितना ज़्यादा senior होगा उसको ज़्यादा अच्छी position मिलेगी. Second है achieved according to one expertise और hard work. जिसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ज़्यादा अच्छी सोशल पोजीशन मिलेगी. बाय बीइंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वी enjoy the status associated with that group. All of us therefore strive to be members of such group which are high in status or are viewed favorably by others. फोर्थ आता है कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस के मतलब एक साथ रहना, एकजुट होकर रहना, टुगेदरनेस, बाइंडिंग or mutual attraction among the group members. And as the group becomes more cohesive, group members start to think, they feel and act as a social unit and less like an isolated individual. So जितनी ज़्यादा cohesiveness होगी उतनी ज़्यादा unity होगी. They won't feel like isolated individual. वो think करेंगे, they act and they will feel like a group. Members of a highly cohesive group, they have greater desire to remain in the group in comparison to those who belong to low cohesive groups. अब जितनी ज़्यादा cohesiveness होगी, they will have greater desire to remain in the group. Members में desire होगी कि उन्हें group के अंदर ही रहना है. They do not want to leave the group. And it also refers to the team spirit or the we feeling or a sense of belongingness to the group. And it is difficult to leave a cohesive group or to gain membership of a group which is highly cohesive. Extreme cohesiveness, however, may sometimes not be in the group's interest, leading to groupthink. अब ये groupthink क्या होता है? ग्रुपथिंक का कॉन्सेप्ट दिया है अर्विंग जैनिस ने, एंड उन्होंने ये सजेस्ट करा है कि कोहेजन कैन इंटरफेयर विद इफेक्टिव लीडरशिप एंड इट कैन लीड टू डिजास्ट्रस डिसीजन. ठीक है, Janice discovered a process known as groupthink in which a group allows its concern for unanimity. Groupthink में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा कोहेजन होती है देन देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मेक रॉन्ग डिसीजन, इरैशनल डिसीजंस, क्योंकि हर एक मेंबर को ऐसा लगता है कि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन और हमने पॉलिसी हम बना चुके हैं एज अ ग्रुप. सो नो वन एक्सप्रेसेस द डिसेंटिंग ओपिनियन. कोई भी अपना ओपिनियन प्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि उनको लगता है अगर हमने ग्रुप के अगेंस्ट कुछ बोला तो इट विल अफेक्ट द कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप. ठीक है, उनकी कोहेसिवनेस कम हो जाएगी. एंड इसलिए ग्रुप थिंक कैन बी समटाइम्स इट कैन लीड टू अनक्रिटिकल और इरैशनल डिसीजंस. एंड इसके लिए कुछ ग्रुप थिंक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वेज भी सजेस्ट करे गए हैं, जैसे इनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवन डिसएग्रीमेंट. अगर डिसएग्रीमेंट भी हो रही है ग्रुप के अंदर देन वी हैव टू इनकरेज देम एंड रिवॉर्ड देम. Encouraging groups to present alternative courses of action, inviting outside experts to evaluate groups' decision, and encouraging members to seek feedback from the trusted ones. So, these are some ways we can prevent groupthink.
नाउ कम्स टाइप ऑफ ग्रुप्स। तो सबसे पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप एक प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होती है जो हमें बचपन से मिल जाती है। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, फैमिली हो गई। सो दीज आर द प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन विच आर यूजुअली गिवन टू द इंडिविजुअल। एंड इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। मेंबर्स हैव क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, वो पास होते हैं एक दूसरे से। दे शेयर वार्म इमोशनल बॉन्ड्स central to individual functioning, and they have a very major role in developing values and ideals of the individual. सो प्राइमरी ग्रुप बेसिकली एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप देखें तो इट इज़ द ग्रुप विच एन इंडिविजुअल जॉइन्स बाय चॉइस। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जो प्राइमरी ग्रुप है वो इंडिविजुअल को मिलता है बाय बर्थ, बट सेकेंडरी ग्रुप वो इंटेंशनली ज्वाइन करता है। एंड रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स आर मोर लेस इम्पर्सनल, दे आर इनडायरेक्ट एंड लेस फ्रीक्वेंट, easy to leave and join another group. So this is the difference between primary group and secondary group. प्राइमरी ग्रुप में प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होती है जो इंडिविजुअल को मिल जाती है। सेकेंडरी में वो ज्वाइन करता है बाय चॉइस। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, इसमें रिलेशनशिप बहुत वार्म होती है, कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है। बट यहाँ पे रिलेशनशिप इनडायरेक्ट होती है, लेस फ्रीक्वेंट होती है। सेकेंडरी ग्रुप को आप आसानी से लीव कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बट प्राइमरी ग्रुप दे आर लेस परमिएबल, मतलब आप उसको ज्वाइन या फिर आप उसको लीव ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टे इन इट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में फंक्शंस होते हैं विच आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है। यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर द एग्जाम्पल। रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप, दे आर स्टेटेड इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। यही सेम पॉइंट रिपीट हुआ है। Formation of formal group is based on some specific rules or laws, and they have to follow a set of norms which help in establishing order. Informal group, they are not based on any rules or law. There is close relationship among members. The functions and roles to be performed, they are not explicitly stated. सिंपल है ये तो। फॉर्मल ग्रुप में कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं विच हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द ग्रुप मेंबर्स। इनफॉर्मल ग्रुप में कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं। Here rules are explicitly stated and here no rules are stated, ठीक है। So this is the difference between formal and informal group. Third type of group is in group and out group, ठीक है। in group है हमारा खुद का ग्रुप, जिस ग्रुप में हम हैं, so this is one's own group. out group is another group, जिस ग्रुप में हम नहीं हैं। For in group member, अपने ग्रुप के मेंबर के लिए we use the word we as a way to categorize people as similar, but out group के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए we use the word they as a way to categorize people as different. Persons in group are generally supposed to be similar, they are viewed favorable and they have desirable traits. Out group में they are viewed differently, they are often perceived negatively in compared to the in group member. Now, influence of group on individual behavior. इसमें हम पढ़ेंगे कि what is the impact of the presence of others on one's behavior. दो situations हैं when an individual perform an activity alone in the presence of others. This is social facilitation, and second situation is when an individual performing an activity along with others as part of a larger group, which is social loafing. इन दोनों terms को हम अच्छे से समझेंगे। First is social facilitation, when an individual perform an activity alone in the presence of others. हम अकेले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं in presence of others, एक ऑडियंस के सामने. This is social facilitation. Presence of others lead to arousal and it can motivate the individual. जो जब हमारे सामने एक ऑडियंस होती है and we have to perform, we get motivated. We have to enhance our performance if they're already good at solving something. This enhancement occurs when a person's efforts are individually evaluated. ठीक है, this was about social facilitation. Now social loafing, when we are performing an activity as a part of a larger group. Social loafing में individual work less hard, ठीक है।
जब हम अकेले परफॉर्म करते हैं हम ज़्यादा अच्छा ट्राई करते हैं ना परफॉर्म करने का, बट व्हेन वी आर पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप इंडिविजुअल एफर्ट्स कम लगते हैं. Social loafing is a reduction in individual effort when working on a collective task. That is, one in which outputs are pooled with those of other group members. मतलब सिंपल सी बात है, जब हम एक ग्रुप में होते हैं तो हमारे एफर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, सारा काम एक बंदा नहीं करता, सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एंड कम एफर्ट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. As it is not possible for us to identify how much force each member of the team has been exerting, such situation give opportunities to group members to relax and become a free rider. टग ऑफ वॉर में दो टीम्स होती हैं जिसमें प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, एंड क्या पता हम मेजर नहीं कर सकते कि कौन सा मेंबर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. क्या पता फर्स्ट वाला मेंबर ज़्यादा कर रहा है एंड सेकंड वाला कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो इसमें इंडिविजुअल वर्क जो होता है वो कम हो जाता है बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग एज अ ग्रुप. ईच पार्टिसिपेंट और मेंबर पुट लेस एफर्ट एज द ग्रुप साइज इंक्रीजेज. जितने ज़्यादा लोग होंगे ना ग्रुप में उतना इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाएगा. सोशल लोफिंग होती क्यों है? बिकॉज ग्रुप मेंबर्स feel less responsible for the overall task being performed and they exert less effort. जब हम एक ग्रुप में होते हैं एंड हम एक साथ ग्रुप का टास्क करते हैं सो हर एक मेंबर को दे फील लेस रिस्पॉन्सिबल. मोटिवेशन जो होती है वो कम हो जाती है बिकॉज दे रियलाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस विल नॉट बी इवेलुएटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस. ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इवेलुएट नहीं होएगी तो कोई भी मोटिवेटेड फील नहीं करता. The performance of the group is not to be compared with other groups. There is an improper coordination or no coordination among members. Belonging to the same group is not important for members, it is only an aggregate of individuals. So these are the reasons for social loafing. Social loafing हम कैसे कम कर सकते हैं? By making the efforts of each person identifiable. हर एक members के efforts identifiable कर दो. इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ वर्क. ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड. मेकिंग ग्रुप मेंबर्स कमिटेड टू द सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस. इंक्रीजिंग द अपेरेंट इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ द टास्क. इतना इम्पोर्टेंट कर दो एक टास्क ताकि मेंबर्स फील मोटिवेटेड, ताकि वो सक्सेसफुली टास्क परफॉर्म कर सकें. मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस which increases the motivation for successful group outcome. This is how you can reduce social loafing. Now the last topic is group polarization. ठीक है, groups are more likely to take extreme decisions than individual alone. ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब हम एक ग्रुप का पार्ट होते हैं हम एक्सट्रीम डिसीजंस ले पाते हैं, बट शायद जब हम अकेले हों तब हम वो डिसीजंस ना ले पाएँ. Whatever the initial position in the group, this position becomes much stronger as a result of the discussions in the group. This strengthening of the group's initial position as a result of group interaction and discussion is referred to as group polarization. इसका हम एक example भी देखते हैं. Suppose there is an employee who has been caught taking bribe or engaging in some other unethical act. So एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ने ब्राइब ले ली. ठीक है, एंड हिज और हर कोलीग आर आस्क्ड टू डिसाइड ऑन व्हाट पनिशमेंट ही और शी शुड बी गिवन. क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? नाउ दे मे लेट हर गो स्कॉट फ्री और डिसाइड टू टर्मिनेट हिज और हर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ पनिशमेंट which may be commensurate with the unethical act he or she had engaged in. Whatever the initial position in the group, this position becomes much stronger. So पहले शायद वो उसकी सैलरी कम कर देते, देन और डिस्कशंस करी उन्होंने ग्रुप में तो उसका हमने टर्म ही टर्मिनेट कर दिया, उसको फॉर एग्जांपल उसको फायर कर दिया. सो जैसे जैसे हम ग्रुप में डिस्कशंस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जो इनिशियल पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है. ठीक है, स्ट्रेंथन होती रहती है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन बिकॉज इन अ ग्रुप वी कैन टेक एक्सट्रीम डिसीजंस.
सो ग्रुप पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो हमारे डिसीजंस हैं, ओपिनियंस हैं, ग्रुप सेटिंग में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं देन आर एक्चुअल प्राइवेटली हेल्ड बिलीव्स. दिस में समटाइम्स हैव डेंजरस रिपरकशंस एज अ ग्रुप मे टेक एक्सट्रीम पोजिशंस. मतलब बहुत वीक से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पे हम आ गए. Now, what are the reasons for group polarization? In the company of like-minded people मतलब ऐसे लोग जो like same सोचते हैं, same thinking है उनकी, you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoint. आपको कोई मिलता है जो बिल्कुल आपके जैसा है, सेम बिलीव्स हैं उसके भी, तो आप दोनों को लगेगा कि आपकी व्यू पॉइंट्स फेवरेबल हैं, ठीक है, एंड यू विल फील वैलिडेटेड. आपको ऐसा लगेगा चलो हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, उनको कोई सही मानता है. When you find others also favoring your opinion, you feel that this view is validated by the public. This is called bandwagon effect. When you find people having similar views, you are likely to perceive them as in group. आप उन्हें अपना मानने लग जाते हो. आपको लगता है ये तो मेरे जैसा ही है, इसके भी सिमिलर थॉट्स हैं, सिमिलर बिलीव्स हैं, सिमिलर ओपिनियंस हैं. यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द ग्रुप, begin showing conformity, and as a consequence your views become strengthened. And this is the end of the very last chapter of class 12 psychology. हमने सारे chapters cover कर लिए हैं. If you guys have any doubt, please drop them in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe to Humanities. I'll see you guys again very soon. That's it for today.